नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से जुड़ा बिल यानी कि आज तीखी बहस के बाद लोकसभा में पेश किया गया और विपक्षी दलों ने मसौदा कानून, एक संविधान संशोधन विधेयक और एक साधारण विधेयक को संघीय ढांचे पर हमला बताया है। हालांकि सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया है और विपक्ष द्वारा मत विभाजन की मांग के बाद ये विधेयक प्रस्तुत किए गए और एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया और बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोकसभा में बिल स्वीकार किया गया है, लेकिन इस पर सियासी हुंकार सियासत तेज हो गई है। सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं तेज हो रही हैं। विपक्ष लगातार इसको संघीय ढांचा करार दे रहा है। तो क्या इससे कोई खतरा, किस तरीके के इस पर सियासी समीकरण बैठते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सीएम सैनी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया मैं आपको सुनवा देता हूं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के लोकसभा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो गया, किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, अभी इंट्रोडक्शन के लिए वो लोकसभा के अंदर रखा गया है, इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। और इसके ऊपर जो वन नेशन वन इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा। वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब तो मसला में आज चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। जिस तरीके से लोकसभा में बिल स्वीकार कर लिया गया है, उसको लेकर किस तरीके की आगे की संभावनाएं, चूंकि विपक्ष इसको नकारता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। समर्थन के लिए दावे ठोक रहा है कि अभी तक अभी समर्थन पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे इस बिल को लेकर जाया जा सकता है। और जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति ने भी इस पर इसे चुनाव कराने के लिए उन्होंने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि 2030 में आने वाले इलेक्शन है वो इसे कराए जा सकते हैं। लेकिन वहां की तस्वीर किस तरीके की स्पष्ट होती है, उसको चर्चा की शुरुआत करें। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ वैशाली तोमर हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और योगेश सिहाग कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका और स्वागत है। नरेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी और समय देने के लिए भी आप तीनों मेहमानों का स्वागत। लेकिन सबसे पहले शुरुआत वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर करते हुए वैशाली जी, मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा कि किस तरीके से इसको देख रही हैं, क्या तस्वीर, चूंकि विपक्ष इसको पूरी तरीके से सियासी और संघीय ढांचा करार दे रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? जी, आपको सादर नमस्कार।
हर खबर की दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार और साथ ही साथ योगेश जी को मेरा सादर नमस्कार, नरेश जी को मेरा सादर नमस्कार और पूरे देशवासियों को एक बार फिर से बधाई से वन नेशन वन इलेक्शन पास हुआ है आज। और जिस तरह से विपक्ष के बारे में आपने कहा तो विपक्ष के लिए तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी, आपने प्रतिक्रिया जारी करने के लिए देने के लिए बोला है, विपक्ष के लिए सिर्फ मैं इतना बोलूंगी, ये तो एक चलिए ये बिल पास हुआ है, लेकिन अगर एक बिल ऐसे भी बीजेपी ले आए कि कांग्रेस के फायदे का भी अगर हो तो कांग्रेस इसका भी बिना सोचे समझे विरोध करेगी, क्योंकि इनकी मंशा इनका कुछ इनकी मानसिकता इस तरह की हो गई है कि कुछ भी बीजेपी लेकर आए तो इनको इसका भी ये लगता है कि कांग्रेस विरोधी है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस को हानि पहुंचाने की उनकी मंशा है। तो ये पहले से पहले उस पर अपना जो मन है उसको ऐसे बना लेते हैं कि ये गलत है और इसका विरोध करना ही करना है, चाहे वो जनता के हित में है, चाहे वो जनता के फायदे के लिए। इनको क्योंकि जनता के फायदे से तो कोई मतलब है नहीं, अपने फायदे से मतलब है। और देखें अगर ये एकदम गलत चीज होती गोरख जी तो ये कितने वर्षों तक कांग्रेस के राज में गिरा है, 59 से लेकर 20 वर्षों के आसपास ये रहा है। पहले अम्बेडकर जी सही माना तो ऐसे समझने से परे है कि इतने 59 के आसपास सांसदों ने इसको मान्य किया है, तो इसमें इनको ऐतराज क्या है कि जिससे इनका जनता का पैसा बच रहा है, समय बचता है और जनता के फायदे की चीज है तो समझ से परे है कि कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रही है। और अभी तो इसके जो प्रस्ताव में जो आगे चीजें पारित होनी है, क्या तथ्य निकल कर आते हैं, क्या इसके प्रारूप होंगे, वो भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, उससे पहले ही इन्होंने इतना विरोध मचा दिया है। तो ये देखने की बात है कि कुछ भी अगर पार्लियामेंट में मोदी जी लेकर आते हैं तो इनको कहीं ना कहीं उसका विरोध करना होता है, चाहे वो जनता के हित में है चाहे नहीं है, उसको सोचे समझे बिना इनको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना होता है और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, वैशाली जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा और इस बीच जो है नरेश जी मैं आपसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद जो है योगेश जी के पास जाऊंगा। नरेश जी क्या कहना चाहेंगे आप जो है जिस तरीके से जो है वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को आज जो है स्वीकार कर लिया गया, वोटिंग हुई और उसमें विपक्ष अलग दिखाई दिया और पक्ष अलग दिखाई दिया और दोनों ही रंग जो है कहीं न कहीं अलग अलग रास्तों पर, क्या कहना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं जो देश के अंदर होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लेके भी आना है तो मोदी जी पता नहीं कैसे फॉर्मूलेज लेके आते हैं जो देश के लिए कहते हैं कि अभी ये पैसा बचेगा, पैसा तो बहुत सारी चीजों से बच सकता है। पहली बात तो एक सवाल की खुद के नेता जो है आपने देखा कि सांसद जो बड़े बड़े विभाग भी उनके पास, जैसे जगदम्बिका पाल जी, शांतनु ठाकुर जी, BS राघवेंद्र जी, गिरिराज सिंह, ज्योतिराज सिंधिया जी, विजय बघेल जी, भागीरथ चौधरी, उदयभान बोस से बहुत सारे ऐसे लिस्ट थे इनके सांसद जो है खुद पार्टी में बोला कि आपको उपस्थित रहना है और वो गायब रहे। कहीं ना कहीं वो भी इस बिल के पक्ष में नहीं है। जिस तरह से इनके सांसद गायब रह रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी को भी पता लगने लगा है कि कैसे काम होता है। और फिर दूसरी चीज और ये कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि हमारे केजरीवाल साहब ने भी कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीजें होनी चाहिए देश के अंदर। क्या 1 MP 1 पेंशन नहीं होनी चाहिए? उससे देश का पैसा नहीं बचेगा। 1 नेशन 1 MLA की पेंशन होनी चाहिए, उससे पैसा नहीं बचेगा। क्या 1 नेशन फ्री एजुकेशन अगर देंगे हम देश के अंदर, क्या वो पैसा नहीं बचेगा हमारे पास? देश को जो जरूरत की चीजें हैं, पहले फ्री एजुकेशन की जरूरत है, 1 नेशन फ्री हेल्थ की जरूरत है। वो हेल्थ का भी आज तक मैं आपको बताऊं, एक और बता देता हूं कि अभी जो है मेरे को आज ही कल भी एक डिबेट में था, इसी टॉपिक के ऊपर डिबेट थी कि बीजेपी के प्रवक्ता बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि हमने जो है ना एक कार्ड लेके आ रहे हैं, उस कार्ड का नाम अभी खुद ही बता देंगे गांधी की, ये जो है देश के अंदर एक ही कार्ड है, उससे कहीं भी इलाज करा सकते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य कि मेरे साथी कुछ लोग हैं जो समाज सेवी हैं, वो एक डीके हॉस्पिटल फरीदाबाद के अंदर, उसके अंदर रेफर मुक्त अभियान के थ्रू बैठे हुए धरने के अंदर 13 दिनों के धरने के हुए। और मैं जो उसका पार्ट रहा हूँ वो 2 साल से ज्यादा पहले भी कई बार धरना दे चुके, लड़ाई लड़ चुके। और उनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं जो है ट्रामा सेंटर की मांग कर रहे हैं और ट्रामा सेंटर बन के रहेगा फरीदाबाद के अंदर। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला और तीसरी बार वो सांसद बने हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन वो आज तक जो है ना ट्रामा सेंटर को लेके नहीं आ पाए और मैं ट्रामा सेंटर की मांग पूरी कर पाए। तीसरी बार सांसद उनके अंदर उन्होंने खुद कहा कि मुझे ट्रामा सेंटर,
और उसके अंदर पता क्या, उन्हीं टीम ने मेरे को बताया कि जो बाहर से जो है प्रवासी लोग हैं, अगर उनको सरकारी अस्पताल में कोई भी अपना इलाज कराना है या उनको जो हॉस्पिटल के खर्चे जो होते हैं ऑपरेशन कराना है, उसके लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, उनसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। ये कौन सी पॉलिसी होगी कि जो देश के अंदर इस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं कोई फ्री नहीं कर पा रहे और ये झूठ बोलते रहते हैं? क्या वन नेशन वन रोड टैक्स नहीं होना चाहिए? आप रोड पे चलिए, आपको पता चलेगा कि 50 किलोमीटर के अंदर कोई 250 रुपए ले रहा है, कोई 300 रुपए ले रहा है, कोई 50 रुपए ले रहा है। आपका कोई फॉर्मूला नहीं देश के अंदर, पर किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए। जो पहले 5 किलोमीटर 1.75 होता था 2014 से पहले, आज 4 रुपए पहुंच गया है। यहाँ से मुंबई आने के लिए आपको जो है 4,000 रुपए एक दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर शायद आई थिंक 2,500 रुपए उसका लिए टैक्स आता है, रोड टैक्स के लिए। उतने में फ्लाइट से पहुंच जाए आदमी अपने गाड़ी से, जो बता रहे हैं। तो वन नेशन वन रोड टैक्स की भी जरूरत है, वन नेशन जो है इनकम टैक्स की भी जरूरत है। क्यों इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब बनाए हुए हैं? आप देश के अंदर जो टैक्स पेयर है, सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, उसके लिए भी तो सोचिए ना आपने क्या है, उसको फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? ना उसको हेल्थ की फैसिलिटी दे रहे हैं, ना एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके लिए बेनिफिट क्या है? जो टैक्स पेयर है उसकी फैमिली के लिए आप सोचे कि उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपने सरकार ने सोचा? आज ही 11 साल के टर्म के अंदर बताइए क्या उसको क्या फैसिलिटी दी आपने, क्या उसकी रिटायरमेंट के बाद पॉलिसी आपने दी? तो ये चीजें देश के अंदर पहले होनी चाहिए। और वन नेशन वन जीएसटी भी होनी चाहिए। अगर आपने देखा जीएसटी के अंदर अलग अलग, और खुद माननीय मोदी जी उसके लिए कल भी वही बता रहा हूं मैं, चल के ऊपर ये आ रहा था कि वो खुद बोल रहे थे कि हमने जीएसटी लेके आ गए देश के अंदर, जीएसटी से बहुत पैसा आया। लेकिन खुद मैंने कल बकायदा दिखाया था कि मोदी जी की ट्वीट भी थी, और जिसके अंदर ऑब्जेक्शन कर रहे थे मोदी जी कि ये जीएसटी नहीं आना चाहिए, देश के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा, जीएसटी के लिए इंफ्रा नहीं है हमारे पास में, और ये सरकार जो है इस तरह से फॉर्मूले लेके आती है। तो ये जो कहते हैं ना कि जो भी फॉर्मूले लेके आएंगे अपोजिशन के अंदर, ये प्रॉब्लम करेगा, क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे। अरे मोदी जी भी जब 2014 से पहले थे, पेट्रोल के ऊपर बहुत बड़े बड़े दावे करते थे कि ये सरकार जो है पेट्रोल के प्राइस कम नहीं कर रही है, बाहर से पेट्रोल इतने खा रहा है, और हमारे पास जो है पेट्रोल के लिए ये जीएसटी के ऊपर ऑब्जेक्शन करते थे। सिलेंडर लेके ये बैठते थे, मेहता कंपनी के अंदर ये लोग चलते थे, तब कहा जाते थे ये लोग भी तो सारे बिलों के ऊपर ऑब्जेक्शन करते थे। मतलब जो डायरेक्ट बिल थे वही जीएसटी आज इनके पास है, वही आधार कार्ड के ऑब्जेक्शन करते थे, वही आधार कार्ड ये लेके चल रहे हैं। तो ये चीजें तो आप देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा ऐसी है कि इस देश को बंटवारे के लिए लेके आने चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों के चुनाव के अंदर देखना चाहते हैं, बीजेपी यही चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को दोनों खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली के ऊपर आज तक राज तो कर नहीं पाई बीजेपी। ये सोच रही है कि क्योंकि 4 बार के ऑलरेडी इलेक्शन आ चुके हैं जहां पे वजूद नहीं है, और ये सोचते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली को भी फतेह कर ले। लेकिन दिल्ली की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो के अंदर देखिए खुद ये बोलते हैं कि जो करंट के अंदर पॉलिसी चल रही है आम आदमी पार्टी की, वो ऐसे रहेंगे, हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। अरे कम से कम फिर आप क्यों, आप क्या लेके आ रहे हो? आपका विजन क्या है? खुद बताइए ना। खुद रेवड़ी के खिलाफ थे, आज कह रहे थे हम रेवड़ी जो है कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि सीजन भी ऐसा जा रहा है, सर्दियों का सीजन है। तो दिल्ली की जनता को हमने रेवड़ियां खाना सिखाया है, साथ में मूंगफली भी दी है, तो कम से कम वो खाए हैं, और उन मूंगफलियों के थ्रू और उन रेवड़ियों के थ्रू उन जनता का भला हो रहा है। आप कम से कम जहां आपकी सरकार है उनके अंदर तो पॉलिसी लागू कीजिए। आपकी सरकार पिछली बार बनी है, बिजली के बिल वहां तो फ्री कीजिए। आप 6 महीने नहीं चला पाए हरियाणा के अंदर। ठीक है, आऊंगा मैं, जो है आपकी जो है वो जो योजनाएं हैं उनको भी लेकर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है प्रतिक्रियाएं सबसे ले लेते हैं, फिर उनका रिएक्शन किस तरीके से रहता है, उसमें अपनी भूमिका दिखा रहा है इसको लेकर। विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, मसला को लेकर, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आखिर क्या वजह है? थोड़ा सा समझाएं दर्शकों को। सियाग जी। ध्यान भटका जो भाजपा सरकार की प्रक्रिया रहती है, ये जो मुख्यतः जो आज देश को जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन मुद्दों पर काम करना चाहिए। और ये देखिए, आज आप तभी देखिए कि इनकी पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला, 272 का आंकड़ा भी ये पार नहीं कर पाए। तो आज एक तरह से तो नैतिक रूप से सरकार अल्पमत में आ गई है, क्योंकि खुद इनके सांसद भी गैर हाजिर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस बात से सहमत नहीं है। तो जहां तक आप सहमत की बात कर रहे हो कि ये संभव भी नहीं है, क्योंकि देखिए हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती है। कहीं विधानसभा किन्हीं कारणों से भंग होती है, ये किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा। और इनकी मंशा जो है
मंशा जो है पूरे देश को कंट्रोल करने की मंशा है। जो हमारा जो संघीय ढांचा है, ये बार बार जैसे कांग्रेस पार्टी भी आवाज उठाई है कि ये संविधान को किसी न किसी तरह से उसमें बदलाव अमेंडमेंट करना चाहते हैं। ये चीज संभव नहीं है प्रैक्टिकल रूप से, तो इसलिए पार्टी जो है इसका, और खुद इनके सांसद भी आप देखिए, अब जो एक मोदी जी का ये था कि एक उन्होंने जो डर भय का माहौल बनाया हुआ था, उससे भी इनके सांसदों ने भी अपना विरोध जाहिर किया है। जी, लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष जिस तरीके से इसका विरोध कर रहा है, सर मेरा एक सवाल और है यहाँ पर जो है, अगर देखा जाए तो पहले वन नेशन वन इलेक्शन एक तरह से लागू ही था, एक तरह से जो है इसी प्रणाली के तहत जो है वोट भी किए गए हैं, सरकार भी चली है और चुनी भी गई, हालांकि वो चक्र जो है बीच में टूट गया। क्या कहना चाहेंगे आप? सिहाग जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। वैशाली जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पहले एक बार जो है चुनाव इस तरीके से हो चुके हैं, मेरे ख्याल से जो है 1951 की अगर मैं बात करूं, 52, फिर उसके बाद जिस तरीके से जो है चुनाव हुए, तो कई चुनाव जो है इसी प्रणाली के तहत हमने देखने को मिले, लेकिन इसी का जो है वो चक्र कहीं ना कहीं टूटा और उसके बाद वो अड़चनें पैदा हुई। तो वो अड़चनें जिस तरीके से पैदा हुई, फिर ये चक्र टूट गया बीच में, फिर दूसरी तरीके से चुनाव कराने पड़े, फिर वापस हम उसी प्रणाली की तरफ जा रहे हैं। तो क्या जो है जिस तरीके से जो है पहले चक्र टूटा, किस तरीके की जो संभावनाएं बीच में रहती हैं, क्या वो अड़चनें फिर इसमें आ सकती हैं? क्या उनको जो है ख्याल में रखते हुए पूरी तरीके से तैयारी? वैशाली जी को बताना चाहूंगी, मैं जानती हूँ कि कांग्रेस के लोग भी इस बिल को लेकर उतने ही प्रभावित हैं और उतने ही चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये विपक्ष में है, तो इनका विरोध करना इनका धर्म बन गया है एक तरह से। आप देखिए कि जब भी चुनाव होते हैं, जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से अगर सरकारी प्रणाली को भी देखा जाए तो सरकारी ऑफिसर भी आधे समय तक काम करते हैं, चुनाव आने वाले होते हैं, उसके 1-2 महीने पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं कि ठीक है अभी चुनाव आने वाले हैं, इस फाइल को लटका देते हैं, ऐसे कर देते हैं। पुलिस प्रशासन भी कितना देखें, कभी वहां पर कभी वहां पर कभी वहां पर, और आप देखिए कि कैंडिडेट्स को भी इससे कितना फायदा होगा। एक कैंडिडेट कभी विधानसभा का चुनाव लड़ता है, फिर वो लोकसभा के चुनाव में उतर जाता है, तो इससे भी जो और कैंडिडेट हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, उनकी भी योग्यताओं से जनता को फायदा होगा। वो भी कहीं ना कहीं अपनी योग्यता के माध्यम से, अपने जज्बे के माध्यम से, अपनी समाज में सेवा देने के माध्यम से समाज में काम करने का उनको एक अवसर मिलेगा। तो कई चीजें इससे बहुत बेहतर होंगी, और तभी ये चीजें आई थी। पहले कई वर्षों तक ये चीजें रही, लेकिन अपनी मंशा, अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपनी चीजों को अपने आप को जनता में, अपने आप को शासन के तहत करने के लिए इसको बदल दिया गया। लेकिन ये सही थी, तभी इसको लाया गया था, तभी जो उस समय बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने उसको जारी रखा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सत्ता का नशा चढ़ता गया, और सत्ता आने के बाद हाथ में ये लगा कि सत्ता किसी भी तरह से हमारे हाथ में ही होनी चाहिए, हम ही इस पर काबिज होने चाहिए, तो इसमें परिवर्तन लाए गए कांग्रेस के राज में। तो ये एक अच्छा फैसला है, अच्छा डिसीजन है, और मुझे लगता है कि विपक्ष के जो कुछ लोग बचे हैं, कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फिर उसके बाद जो है जिस तरीके से राज्य बनाए गए और लोकसभा को भी समय से पहले भंग किया गया, उसके बाद कहीं न कहीं ये जो चक्र पहले 1951 में जिस तरीके से जो है शुरुआत की गई, 52 और फिर जो है 57, 62 और 67 जिस तरीके से चुनाव हमने वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देखे, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन होना, लोकसभा का बीच में भंग होना, उसके बाद ये कहीं न कहीं क्रम जो है टूट गया। तो क्या इस तरह की जो है गतिविधियां इस बार भी इसमें लागू होने के बाद में इस तरीके की चीजें, अड़चनें सामने आ सकती हैं? उस वाली संभावित संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए मैं एक प्रतिक्रिया चाह रहा था मैम आपसे। बिल्कुल, देखिए गौरव जी, इस पर अभी कुछ कहना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें जो प्रारूप आएंगे, इसके अंदर जो रूल्स बनाए जाएंगे, जो नियम लागू होंगे, वो किस हिसाब से लागू होंगे, किस तरह से उनको देखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी चीजें हुई हैं
तो इसका बहुत ही अच्छे से मंथन किया गया होगा, विश्लेषण किया गया होगा, एनालाइज चीजों को किया गया होगा, तभी ये पेश हुई है। और अब इसका प्रारूप क्या आता है, क्या नियम बनाए जाते हैं, तो ये हम चर्चा इस पर तभी कर पाएंगे जब तक वो नियम, जब तक वो प्रणाली, जब तक वो प्रारूप हमारे सामने नहीं आ जाते। किन चीजों को उसमें समावेश किया गया है, कितनी चीजें बेहतरी की तरफ देखी गई हैं, क्या उनसे समाज में फायदा हो सकता है, जनता को फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखकर जब वो प्रारूप सामने आएगा तभी उसके बारे में कुछ कहा जाएगा, क्योंकि जब तक उसके विषय में पता ही नहीं होगा कि किस तरह के नियम बनाए गए हैं, किन चीजों को बाध्य किया गया है, किन चीजों को अनुमति दी गई है, तब तक तो उस विषय में कुछ कहना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। तो उसको मुझे लगता है कि इंतजार करना। नरेश जी की बात है कि जिस तरीके से नरेश जी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरीके से बिल स्वीकार हो रहा है, उससे पहले कुछ पॉलिसीज हैं उसको जो है लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से उनकी सरकार कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उन पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस तरीके से नरेश जी कह रहे थे। देखिए, आप भी जानते हैं गौरव जी कितना काम हो रहा है और कितनी बेहतरी के साथ सरकार लगी हुई है, कितनी बेहतर तरीके से काम हो रहे हैं, और हर चीज हर तबके के लिए। अब मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से एक महामारी जैसा दौर भी भारत में गुजरा है, आपने देखा कि जो अर्थव्यवस्थाओं के मामले में, जो डेवलपमेंट के मामले में जिन देशों को बहुत ही हाई लेवल पर देखा जाता था और भारत को कहीं दोना एक छोटा रूप में देखा जाता था, वो देश, वो भारत आप देखें कि उन्होंने किस तरह से दवाइयां दूसरे देशों में भेजी और वो कहां से उठकर एक कहा गया है कि जो आज विदेशी धरती पर भी आज इस भारत की योग्यता पर लोग विश्वास करने लगे हैं। इसकी जिस तरह से आपने देखा कि दवाइयों के मामले में किस तरह से यहाँ से चीजें बाहर पहुंची हैं, तो एक चीजें निकल कर आई हैं, टैलेंट निकल कर आया है और बहुत बेहतरी के साथ काम भी हो रहा है। आप इंफ्रा को देखें, पहले आज सड़कों में गड्ढे दिखाई देते हैं, लेकिन क्या कभी पहले सड़कें दिखाई देती थी? क्या कभी आप देखें कि जिस तरह से आज गांव शहर में तब्दील हो गए हैं, क्या पहले कभी शहर भी गांव जैसे दिखाई देते थे? आज देखें कि जिस तरह से गांव की वो हर बच्ची स्कूल पहुंच रही है, जो कभी देखा करती थी एडवर्टाइज के माध्यम से या कभी तख्ती के माध्यम से या कभी उन दूर विदेशों से बाहर से आए बच्चों को इस तरह से देखा करती थी जैसे ये विदेशों से आए हैं, तो क्या आज वो चीजें किस तरह से पॉसिबल हो रही है? नहीं दिखाई दे रहा। आज उन गांवों से जाकर पूछे जिन गांव में दूर दूर तक कोई स्कूल, कोई विद्यालय नजर नहीं आते थे, बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं जाती थी, बच्चों के साथ रेप हो जाते थे और उनको स्कूलों तक कभी नहीं देखा जाता था। आज देखे वही उत्तर प्रदेश है जिसे जन्नत राज कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश में कोई आंखें तो किसी की तरफ देख ले उसकी आंखें न निकल जाए। आज इस तरह से विरोधियों के किस तरह से मनस्थितियां देखिए, विरोधी हैं, विपक्षी हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार के अच्छे कामों को नकारेंगे गौरव जी। लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और कहीं ना कहीं योगेश जी भी जानते हैं, नरेश जी भी जानते हैं कि काम हुए हैं और हो रहे हैं। ऐसे कह देना कि हम ये शिक्षा नीति बना लेते, हम स्वास्थ्य नीति बना लेते, क्या ये जरूरी नहीं था, क्या ये जरूरी नहीं था? देखिए, सरकार है और देश है तो सारी चीजें जरूरी हैं, सारी चीजों पर काम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो चीजें जरूरी है उसकी वजह से दूसरी चीजों को अनदेखा करा जा रहा है। अनदेखा किसी भी चीज को नहीं किया जा रहा है, सब चीजों पर काम हो रहा है। लेकिन विपक्ष है तो उनका काम है कि जनता को बरगलाएंगे नहीं, बहकाएंगे नहीं, विरोध नहीं करेंगे, ऐसा बोलेंगे नहीं, तो वो फिर अपना धर्म से पालन ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो बस सिर्फ इतना कहूंगी, नहीं तो बहुत बेहतरी के साथ काम हो रहे हैं। आप पहले की सारी स्थिति उठाकर देखें और आज की परिस्थिति सारी उठाकर देखें तो आपको हर चीज में अंतर नजर आ जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से बेटियां, महिलाएं किस तरह से घर से बाहर निकल रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, किस तरह से आज एक युवा जो पहले राजनीति में आप देखें किस तरह से स्थिति हुआ करती थी महिलाओं की, युवाओं की, किस तरह से राजनीति के परिप्रेक्ष्य को भी देखा जाता था। राजनीति के किस तरह से एक बच्चियां भी 18, 19, 22 साल की लड़कियां भी कहती हैं कि मुझे राजनीति में जाना है। और प्रधानमंत्री जी ने हर एक बच्चे से, हर एक युवा से, हर एक बेटी से, हर एक महिला से संवाद करके आज वो जो बुजुर्ग महिला 70-80 साल की है वो अपनी पेंशन के माध्यम से कितना आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं गौरव जी एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि मैं इसलिए नहीं कि मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ तो मैं पार्टी को डिफेंड करूंगी, पार्टी के बारे में अच्छा बोलूंगी। मैं कई महिलाएं गली में, मोहल्ले में, आप कहीं भी जाए, महिलाओं से बात करें तो वो ये कहेंगी कि मोदी ही है
जो देश को बचा सकता है और हमारी उम्र भी मोदी को लग जाए। चलो, तो ठीक है, हो रहा होगा ना। आज आप देखिए बांग्लादेश में क्या हाल है हिंदुओं का, आप देख रहे हैं कोई बोलने वाला है उनके फेवर में, किस तरह से उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से मारे जा रहे हैं। उन्होंने इतने दिनों से अपनी संपत्ति बनाई, वहां पर एक घर बनाया, इतने वर्षों से वो रह रहे हैं। 1.25 करोड़ की जनसंख्या होने के जवाब जो है योगेश जी नरेश जी से मैं आपके पास वापस लौटूंगा। वैशाली जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, क्योंकि लगातार मसला में चर्चा एक चुनाव और एक देश को लेकर जिस तरीके से लोकसभा में जो है बिल स्वीकार किया गया है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे इस पर जो है राजनीतिक घमासान क्यों मचा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सवा याद क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और मसला में चर्चा एक देश एक चुनाव पर जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है और क्या समाधान है इसके, जो है जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष की जो भूमिका है इसको लेकर क्या रवैया है, किस तरीके से। योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि वैशाली जी ने जो है अपनी तरफ से बात पूरी की और बताया कि सब तरीके से जो है काम सरकार अच्छी तरफ ही कर रही है, अच्छी तरफ जो है कदम बढ़ा रही है, देश हित में कदम बढ़ाए जा रहे हैं और काम भी जो है अच्छे तरीके से देश हित के लिए, लोक हित के लिए किए जा रहे हैं। योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार राजनीतिक यानी कि विपक्ष क्यों इस पूरे मामले पर जो है घमासान मचाए हुए है, समाधान की तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाए जा रहे हैं?
देखिए गौरव जी, मैं मानता हूँ वैशाली जी अच्छी वक्ता है, परंतु इसके साथ साथ जो आज का जो अहम मुद्दा है कि एक देश एक चुनाव, देखिए ये मैंने जैसा पहले भी ये बात रखी कि ये प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है। हर स्टेट की अगर कहीं भी मिड टर्म पोल आ जाता है, पहले भी इस तरह का हमारा ढांचा रहा है, परंतु बीच में हर स्टेट में अलग कहीं हंग असेंबली आती है तो संभव नहीं है। तो ये जो एक है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इसमें कुछ भी ये एक जो मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ देश की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। ये जो अहम मुद्दों से आज देश को जिन की रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, हमारी बहन वैशाली जी ने जिस तरह बात रखी महिलाओं के इसमें उत्थान की, वेलफेयर की, अगर इतना ही वेलफेयर हुआ है, आज जो 10 साल पहले क्या देश हिंदुस्तान नहीं था, आज किसी एक के बिना कोई अगर वास्तव में ही अगर प्रशंसा की जाए तो इनके नेता वाजपेयी जी थे, जो कभी भी ना तो इन्होंने इस तरह से, उन्होंने विपक्ष की भी वो तारीफ करते थे। और ये हमारी बहन जैसे कह रही कि विपक्ष का काम तो एक हर समय विरोध करना, ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम है जनता की आवाज बन के काम करना। एक डिक्टेटरशिप जो भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जो लेना चाह रही थी, वो एक डिक्टेटरशिप चाहती थी देश में, उनकी जो एक हिटलरशाही हो, तो वो जनता ने इनको जवाब दिया। 240 पे क्यों अटक गए? क्योंकि ये देश में एक जो मोदी राज, आज खुद इनकी पार्टी ये नहीं कहती कि भाजपा की सरकार, ये सब मोदी जी के आगे नतमस्तक है। पहले इनकी पार्टी में वाजपेयी जी के समय का दौर भी वैशाली जी को याद करना चाहिए। वहां एक भाजपा की नीतिगत एक ये पॉलिसी नहीं थी, आप जो दूसरों की पार्टियों में तोड़फोड़ करना, सिर्फ एक सत्ता पाना आज इनका उद्देश्य है। और आप देखिए हरियाणा में मैं हमारी बहन वैशाली जी को बताऊंगा, संवैधानिक पद होता है महिला आयोग का, उसकी वाइस चेयरमैन सरेआम रिश्वत लेते पकड़े गई हैं। ये देखिए, ये भाजपा का प्रदेश है हरियाणा, जिसमें सरेआम भ्रष्टाचार। ये महिलाओं का शोषण नहीं हुआ। ये न्याय कहाँ मिला? महिलाओं को न्याय, जो संवैधानिक पद होता है महिला आयोग का, वो न्याय की उम्मीद करती है हमारी बहनें की बेटियों को न्याय मिलेगा, लेकिन वो रिश्वत लेके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें जहां भी मौका मिलता है ये हर समय रिश्वत के बिना बात नहीं करते। एक तरफ ये पर्ची खर्ची बंद होगी की बात करते हैं, तो सरेआम खर्ची चल रही है। आप देखिए, तो इनकी जो महिला सशक्तिकरण के जो दावे हैं वो बिल्कुल सरासर झूठे हैं। और मैं समझता हूं कि जो एक देश एक चुनाव की बात है, ये भी इस पे ये अपना रोड मैप तो दे, कैसे संभव है हमें बताए देश में ये किस तरह संभव है। इतना बड़ा स्टेट है, 26 स्टेटों में किस तरह की संभावनाएं रहती है। अगर एक टर्म में हो भी जाएगा, उसके बाद फिर वही 1-2 टर्म के बाद वही दिक्कत परेशानी आएगी। और खुद जैसा मैंने पहले भी कहा, इनके अपने सांसद भी इस बात से सहमत नहीं है। आप देखिए, मैं तो कहता हूं इन्हें नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। 272 का आंकड़ा ये नहीं ले पाए लोकसभा में, आज इनकी सरकार अलपमत में है। और आप देखना, ये सिर्फ जो है इनका एक ढकोसला है, एक देश एक चुनाव, ये रोड मैप दे अपना, कैसे संभव हो पाएगा देश में? कब चुनाव होगा? अलग अलग स्टेट का देश, ये महाराष्ट्र और हरियाणा का तो एक साथ चुनाव नहीं करवा पाए, क्योंकि इन्होंने जो जोड़ तोड़ की राजनीति करनी थी, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं इनके कब्जे में है, चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो। महाराष्ट्र और हरियाणा का होगा ना फिर 30 साल से चुनाव एक साथ होता था गौरव जी, हो जाएगा योगेश जी। और ये चुनाव 2 स्टेट का भी साथ नहीं करवा पाए, क्योंकि इनका जो एक साथ करवाने में इनका जो ध्यान नहीं भटकना चाहिए था, ये इनकी नीति थी। तो अगर इनकी खुद की जो सोच है, अगर वो एक साथ चुनाव करवाने की होती, तो 1-2 प्रदेशों का चुनाव जो 20 साल से साथ हो रहा था, तो वो भी इन्होंने क्यों नहीं करवाया? जी ठीक है। आप वैशाली जी कुछ कहना चाह रही हैं, फिर उसके बाद नरेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जी
वैशाली इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन आप ये भी तो बताइए, ये चीज तो फिर आपके लिए बेहतर हो गई। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि सारी मशीनरी, सारा प्रशासन, सारे ईडी हमारे पक्ष में है और बीजेपी के कहने पे काम करता है, तो जब हम एक साथ हमने इसलिए चुनाव नहीं कराए महाराष्ट्र के, झारखंड के, क्योंकि हम ईवीएम को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया ना आपके लिए। फिर सारा कुछ चुनाव एक साथ होंगे तो ये घपले भी नहीं होंगे और फिर ये ईवीएम करवाना भी नहीं रोया जाएगा। और रही बात महिला आयोग की, एक व्यक्तिगत, पर्सनल एक व्यक्ति की वजह से आप सभी लोगों पर उंगली नहीं उठा सकते। जैसे ईश्वर ने भी बनाने में पांचों हाथ की उंगलियां तक बराबर नहीं बनाई, हर किसी को एक सा नहीं बनाया, शरीर के सारे अंगों में भेदभाव किया, तो इसी तरह से किसी की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर किसी की सोच अलग होती है। तो उसके लिए एक व्यक्ति से आप पूरे प्रशासन को, पूरी सरकार को, पूरे हरियाणा को उसको गलत नहीं बता सकते। आप देखें हमारे मुख्यमंत्री जी को कितने सरल हैं, कितने ईमानदार हैं। तो हर चीज ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कांग्रेस में राहुल गांधी जी आप देखें, अभी बोल रहे थे, मैं उनका सुन रही थी अभी लेटेस्ट ही, उन्होंने कहा कि जो 4-5 साल का युवा सुबह 4 बजे उठता है, तो 4-5 साल का बच्चा तो बच्चा होगा, युवा कैसे हो जाएगा। तो उसकी वजह से हम इंदिरा गांधी जी को देखो, हमारी सरकार ने उनको मां दुर्गा का रूप बताया, कितना अच्छा उन्होंने एक डिसीजन लिया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति की वजह से आप सभी पर उंगली उठा दें। सबकी सोच अलग होती है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, सोचने की क्षमता अलग होती है, डिसीजन मेकिंग पावर अलग होती है। तो उसके एक व्यक्ति की वजह से पूरी चीजें गलत नहीं हो सकती। वो भी अभी अंडर पुलिस में है कि चीजें कैसे आएंगी, क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है, अभी तो उस पर भी निर्णय आना बाकी है, सारी चीजें क्या है क्या नहीं है। मैंने तो इतना ज्यादा उनको सुना नहीं, देखा नहीं, तो आई डोंट नो अबाउट हर व्हाट इज द एक्चुअल रीजन और एक्चुअल सिचुएशन, तो आई कैन से अबाउट इट। बट मैं आपकी सारी बातों को मानते हुए यही कहूंगी कि जनता का पैसा बहुत खर्चा होता है, जनता के टैक्स का पैसा जो इतना चुनावों में खर्चा होता है, बार बार इतनी सारी चीजें होती हैं कि यहाँ से पुलिस प्रशासन, वहां से अधिकारी, वहां तब्दीली, यहाँ तब्दीली, अभी चुनाव आ गए, यहाँ पर कभी काम रुक जाता है, कभी उत्तर प्रदेश में काम रुक जाता है, कभी कहीं काम रुक जाता है। अगर एक जगह होगा, अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो एक जगह होगा तो कितनी सारी चीजें अच्छी भी तो होंगी ना योगेश जी। अभी आप योगेश जी एक बात सुनिए, देखिए आप भी राजनीति में है, मैं भी राजनीति में, अगर हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो चीजें कितनी बेहतर हो जाएंगी। आप अभी देखिए कितने सारे कैंडिडेट्स जो विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे थे और उनकी जगह सांसदों को टिकट मिल गई, उनके तो बेचारों की पूरी मेहनत पानी पे फिर गई, इतने दिनों की उनकी तपस्या। तो ये भी देखिए कि अगले जो नए लोग हैं उनकी योग्यता से भी समाज को फायदा होगा, उन्हें भी आगे आने का मौका मिलेगा और ज्यादा चीजें खुलेंगी, तो ये भी अच्छा है। और इतना पैसा बार इलेक्शन पे खर्च होता है, इतना काम रुकता है, विकास के काम रुकते हैं, जनता के काम रुकते हैं, तो एक डेवलपमेंट में भी निखार आएगा। तो ये तो अच्छा ही है। हम ये जो बार बोल देते हैं हम इन्होंने इसलिए यहाँ चुनाव नहीं कराए, वहां चुनाव नहीं कराए क्योंकि ईवीएम इनके कंट्रोल में नहीं था, वो इनके कंट्रोल में नहीं था, चीजें और अच्छे से निकल के आ जाएंगी। तो विपक्ष को तो ये भी सोचना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है योगेश जी आपको एक बड़े पद पर सुशोभित होना चाहिए क्योंकि आप समझदारी से चीजों को देखते हैं। तो आप अपने लोगों को बता सकते हैं, जो विरोध में है उनको भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं होता कि जो बिल बीजेपी ने पास किया है या बीजेपी लेकर आई है वो गलत ही होगा। उसमें भी आप देखिए ना कि उसमें क्या संभावनाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या संभावनाएं हैं, उसको गलत दृष्टि से ना देखें। दृष्टिकोण बदलेंगे तो चीजें अपने आप नजर आएंगी। दृष्टिकोण बदलेंगे, बीजेपी ने की तो गलती हो जाएगी। आप बताएं कि ये अब कह देते हैं कि बीजेपी काम नहीं कर रही। अभी भी मेरे पास जितने फोन आते हैं, अभी एक उनका फोन आ रहा था रिपोर्टर का, वो मुस्लिम थे और उनका सारा एम्स में सारा इलाज चल रहा था, वो मुझे मोदी जी की सारी तारीफें कर रहे थे, कह रहे थे कि मैडम जब से इतना राशन फ्री आ रहा है, इतनी सारी पेंशन मिल रही है, इतना सब कुछ, मैंने कहा फिर आप बोलते क्यों नहीं, कह रहे कि हमें लोग विरोध कर देंगे, हमारे लोग विरोध कर देंगे। तो देखो कितना फायदा हो रहा है उनके, उन लोगों को सही मायने में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो अपने इतनी मेहनत की कमाई से टैक्स भरता है, उसका सारा टैक्स का फायदा तो उन्हीं लोगों को जा रहा है। देखिए, और उसके बाद भी इतना करने के बाद भी उन लोगों की एजुकेशन, माइनॉरिटी की एजुकेशन के लिए बीजेपी ने इतने काम किए, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाने के लिए इतने काम किए। जब एजुकेशन होगी तो माइंड डेवलपमेंट होगा, माइंड डेवलप्ड होगा तो ये सोच पाएगा कि ये लोग जो विरोध करते हैं कि बीजेपी गलत है, तो बीजेपी ही उन लोगों का फायदा कर रही है। आप बताएं, तलाक जैसी दुर्दशा से क्या एक महिला कभी चाहेगी कि वो जिंदगी को जानवरों की तरह बिताए? बताएं,
कौन महिला चाहेगी? चाहे ठीक है, बात आप छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस चीज से छोड़ दीजिए। क्या कोई महिला खुशी खुशी के चाहती होगी कि उसकी जिंदगी को, उसके शरीर को, उसके मन को, उसके प्रेम को, उसकी इस तरह की इच्छा को इस तरह से दुर्गति की जाए? लेकिन उसको किसने सोचा बताए? जिनको कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया उस व्यक्ति ने सोचा। आज तक किसी और अन्य व्यक्ति ने क्यों नहीं सोचा? एजुकेशन के बारे में किसी और व्यक्ति ने क्यों नहीं सोचा? सिर्फ मोदी जी ने क्यों सोचा? जब कोरोना काल आया, दवाइयों का वितरण हुआ, वैक्सीन का वितरण हुआ, तो क्या कभी किसी के साथ पक्षपात हुआ? राशन बंटने में कभी किसी के साथ पक्षपात हुआ? जो आवास फ्री में मिल रहे हैं, क्या उनके साथ किसी को पक्षपात हो रहा है? घर में जिनके बल्ब जलता है, लाइट जा रही है, उनमें किसी के साथ पक्षपात हो रहा है? घर से नल की योजना मोदी जी ने निकाली, तो क्या उनमें किसी के साथ पक्षपात हो रहा है? या जो आप आज भी रजिस्ट्रेशन उठाकर देखेंगे तो उस माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा होगा, उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा होगा जो वोट भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन के साथ खेला जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको गलत चीजें प्रिटेंड करी जा रही है। तो आपको वोट क्यों नहीं करे वैशाली जी? आप इस पे भी विचार कीजिए, क्योंकि आप लोग धर्म और राजनीति, जाति की राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते। ये भी आपको विचार करना चाहिए कि वो क्यों नहीं वोट दे रहे आपको। अब ये तो आपके लोग जानते ना कि जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं आपके होते हुए। अब आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि आपने कभी एक स्टेटमेंट दिया? बस अच्छा योगेश जी सबका छोड़ दें, आप मेरे साथ बैठे हैं, आप मुझे बताएं। आज हमारी प्रियंका गांधी जी जब लोकसभा में बांग्लादेशियों के लिए, हित के लिए वहाँ आज अपना सिंबॉलिक मैसेज लेके गई, क्या आपने उनकी तारीफ की? जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। नहीं, बांग्लादेश की, हमारे इंदौर के। आप देखिए, आपका हर समय ध्यान रहता है सिर्फ जातिगत धर्म की राजनीति पर। आप फोकस कीजिए, आप बेरोजगारी दर देखिए आज आगे भारत की देश की क्या है। आप महिलाओं की स्थिति देखिए, क्राइम की स्थिति देखिए। आपके ये मैं नहीं कर रहा, ये एनसीबी के आंकड़े बोल रहे हैं। आप देखिए, मैं ठीक है आप अच्छा बोल रहे हो, लेकिन एक वास्तविकता क्या है वो भी हमें जाननी होगी। और हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटकाना, तभी आप धारा 370 लेके आते हो। हरियाणा को क्या फायदा हुआ धारा 370 से? किसी ने आपने वहां प्लाट खरीदा जम्मू कश्मीर में? क्या किसी को आप हरियाणा की बात का? अब एक देश एक चुनाव का सिगुफा छोड़ दिया आप लोगों ने, ताकि 5-4 महीने लोगों का समय इसमें ध्यान भटका दें। और आपने कोरोना काल की बात की, कितना बड़ा वैक्सीन का घोटाला किसने किया? अडानी अंबानी के लिए एक शब्द आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनकी जो अमेरिका में एफआईआर दर्ज होती है, केस दर्ज होता है, मामला इंडिया का है। कितनी बड़ी सोचने की बात है वैशाली जी। ठीक है, आप अपना पक्ष रखना आपकी जिम्मेदारी है, पर ये देखिए देश में किस तरह का जो वातावरण है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर को, गरीब को न्याय नहीं मिल पाता। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो चाहे प्रशासकीय व्यवस्था हो चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, उसके लिए आप जिस तरह बात रख रहे हो कि हमारा काम विरोध करना है, विरोध का नहीं है। हमारा काम है विपक्ष मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आप लोग विपक्ष को खत्म करना चाहते हो। आपकी मंशा हर समय ये रहती है। आपने क्यों 400 पार की डिमांड की जनता से? क्योंकि हम विपक्ष का नेता भी नहीं देखना चाहते और कोई लोकसभा या विधानसभा में आम आदमी की आवाज ना रख पाए। ये डिक्टेटरशिप देश में नहीं होनी चाहिए। हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए योगेश जी, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छी बात है। मैं आपके पास आऊंगा योगेश जी, आपने भी बात रखी। नरेश जी का जो है एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं। नरेश जी आप बोलिए। नरेश जी, ये तो आप मतलब विश्वास मत कीजिए कि अगर आप कंटिन्यू करिए, अगर वो बोले थे नहीं, आप बोलिए। सवाल जी आप बताइए कि जिस तरीके से कह रहे हैं मैं एक बात करता रहूंगा फिर मैं भी बोलना स्टार्ट कर दूंगा, फिर कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप बोलिए। मैं उनको रोक वैशाली जी मैं आपके पास बात की थी, तो सुनिए, वैशाली जी ने शिक्षा की बात की थी, तो मैं उनसे पूछता हूँ, वैशाली जी से पूछिए कि उनके फादर साहब। वैशाली जी मैं आपके पास आऊंगा वापस लौट के। नरेश जी का टर्न है, ठीक। जी वैशाली जी से ये पूछिए कि उनके फादर साहब या मदर साहब जो भी एजुकेशन ली होगी वो कौन से स्कूल में ली होगी, उस टाइप के स्कूल थे। ये कह रहे थे कि स्कूलों की शिक्षा का सुधार के लिए कैसे बात की गई, तो पूछिएगा एक बार, क्योंकि मेरे फादर साहब ने तो गवर्नमेंट स्कूल से ली थी शिक्षा।
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात जो कर रही है, महिलाओं के लिए है कि उनको उम्मीद है कि भारत में जगह सुषमा स्वराज जी हरियाणा से आती थी वो भी, तो उसे पूछिए कि कौन महिलाओं को आगे कौन नहीं लेके आता है। राजनीति के अंदर पहले भी महिलाएं आगे थी और अब भी महिलाएं आगे हैं। किसने कह दिया महिलाओं को आगे नहीं लेके आए? माननीय मोदी जी नहीं ले पाए, क्योंकि वो अपने टाइम के अंदर महिलाओं को आगे लेके आना चाहते थे। वो जो बिल लेके आए वो भी अगली बार बिल लेके आए हैं। हेलो, और जो महिलाओं के ऊपर बोल रही थी कि महिलाओं के ऊपर क्या कि बहुत ज्यादा अत्याचार होने के लिए अब नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ। निर्भया की मदर का बयान आप सुन लीजिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है और देश के अंदर महिलाओं की क्या हालत है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। खुद मोदी जी रिपोर्ट देख सकते हैं देश के अंदर। और महिलाओं के लिए जो मणिपुर की बात है, मणिपुर के लिए क्यों नहीं बोलते मोदी जी? जो भी बोले रहे कि बांग्लादेश के लिए जो बोल रही थी हमारी बहन, तो मणिपुर के लिए भी कुछ बोल दीजिए। वहां बहन बोलती है उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ क्या हुआ। वहां अपने देश के पार्टी कहीं और बाहर का नहीं है, हम देश के अंदर ही था। वो देश के अंदर आपको याद नहीं रहता, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। पहले मणिपुर के अंदर देख लीजिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा कर लीजिए। दूसरे देश की जब बात कीजिए, आपके पास राजनीति के अंदर यही रह गया कि आप जो है बात करते हैं हमारे देश में नहीं आता, बात करेंगे दूसरे के बाकी कहता। तो कभी कहते थे पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, अपने देश की बात करिए, कम से कम अपने देश के युवाओं के लिए बात कीजिए। जो वन नेशन या वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये बोल रहे दवाइयां देश के अंदर पहले भी थी। कौन सी दवाइयां इलाज नहीं थी? कैंसर का इलाज नहीं था, हार्ट का इलाज नहीं था। सुनिए उसके बाद में ये कह रहे थे वैक्सीन लेके आने के लिए। वैक्सीन से पूछे कि पोलियो की वैक्सीन कब बनी या मोदी जी लेके आ गए थे? वो हेपेटाइटिस की कौन सा मोदी जी ने बना दी क्या? ये टर्म नहीं बनी। आप सोचिए हमारे बच्चे को और पहले वाली पीढ़ियों को, हमारी पीढ़ी को, उससे पहले वाली पीढ़ियों को ये दवाइयां ऑलरेडी सरकार का काम होता है। सरकार को देश चलाने के लिए जब मिलता है ना, तो उसका धर्म होता है और कर्म होता है काम करने के लिए, क्योंकि सरकारें ऐसे काम नहीं करती है कि किसी भी काम के करने के लिए। अगर हमें भी दिल्ली की सरकार ने जिम्मेवारी दी है तो हम वो काम कर रहे हैं, एक्चुअल में काम करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेवारी सरकार जनता ने हमको दी और उनकी जो सुविधाएं हम दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोला राशन, पहले तो अब 5 किलो राशन के लिए गुजरात जा रहे हैं। हम तो छोड़ देते, हमारे को भी हमें पता है कि जो परिवारों के अंदर 15-15 किलो 20-20 किलो राशन मिलता था, आज जो 5 किलो के लिए बहुत बड़ा गुणगान करते हैं। कल आपने देखा कि पहले तो मिट्टी का तेल भी मिलता था, सरसों का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, सारा कुछ मिलता था। आज कौन सा नया लेके आ गए आप? आपको लाइन में लगाने के लिए वो 5 किलो भी पूरा राशन नहीं दे पाते किसी को। आप जो बड़े बड़े डायलॉग कर रहे हैं, सरकारों का कर्म होता है, कर्म के हिसाब से काम किया है। धर्म के लिए पेंशन के लिए, पेंशन तो आपने काटी भी, तो पेंशन के लिए आपकी सरकार के अंदर पहले माननीय, आपको पता है कि बहुत बड़े नेता रहे और मैं बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं जो आपकी पुरानी सरकार है। पेंशन काटने का काम किसने किया था? उन्होंने किया था देश के अंदर, क्योंकि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था और एक बीजेपी के अंदर रिस्पेक्टेड नेता थे। लेकिन आज जो नीतियां बनाई जा रही है, जिस हिसाब से कहा जा रहा है, तो आप कम से कम सोचिए देश के लिए। ऐसा नहीं होता कि और जो देश के लिए आपने बोला, अब मैं पॉइंट के लिए बात करता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आप खुद सोचिए कि पहली बात तो देश के अंदर 2024 के अंदर 7 चरणों के अंदर चुनाव करवाए गए। 7 चरणों के अंदर चुनाव करने के लिए आपके पास इतनी मैन पावर नहीं थी, क्योंकि इसीलिए अलग अलग चरण में चुनाव किए जाते हैं कि अलग अलग राज्य के अंदर उसको भेजा जाए, फिर वहां से मशीनें इधर राज्य से दूसरी जगह भेजी जाए, ये काम होते थे। और फिर उसके बाद में आपको क्या पूरे देश के अंदर लाइफ पता है? आपको उठा के देखिए, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है। 15 साल की लाइफ है ईवीएम की, और तो देश के अंदर 3 बार चुनाव करवा पाएंगे। अगर एक ईवीएम मशीन लेते हैं, कोई भी चीज है आपको यूज करना है उसके लिए, तो आपको मल्टीपल यूज करिए। क्या देश के अंदर फिर नहीं होगा? फिर पैसे की वजह से कहाँ हुई है? वो तो आप पैसा 15 साल में 3 बार यूज किया, जो आज चीज 10 बार यूज हो रही है, 20 बार हो रही है। यही मशीनें अलग अलग स्टेट्स के अंदर चुनाव होते हैं, उसके अंदर फिर से उन्हीं मशीनों को रिफॉर्मेट करने के बाद उनसे चुनाव करवाए जाते हैं और मशीनों का सही तरीके से यूज हो रहा है। मैन पावर के लिए आपको बताइए 7 चरण के अंदर इतनी फोर्स चाहिए कि पूरे देश के अंदर एक बार में चुनाव होंगे तो कितनी मैन फोर्स चाहिए? तो मोदी जी को, अडानी जी को देना चाहते हैं कि फिर उनके प्राइवेट अधिकारी दे देंगे, चुनावों को भी उनके अंदर कर देंगे। जैसे इन्होंने एयरपोर्ट किया हुआ है, अलग अलग जो पोस्ट है उनके अंदर, जैसे ड्रग्स अरेस्ट किया अडानी के पोस्ट से, उस ड्रग्स के लिए कौन जिम्मेवार होता है? अडानी जी कभी जिम्मेवार नहीं रहे। ऐसी जो एयरपोर्ट के अंदर अडानी की फोर्स लगा दी है, वहां पे पहले डीएसएफ होती थी, सीआरपीएफ होती थी, उनके रोजगार छीनने के बाद में वो बेचारे ना उनको ड्रेस पहनने का सेंस है, ना उनकी हाइट है जो पर्सनैलिटी दिखती थी, उनके अंदर भी जो सारा जो टक्कर होकर आता था वो भी आज एयरपोर्ट के थ्रू आ रहा है। तो वो भी कहा ये सब कुछ तो मतलब एक पोलराइजेशन ऐसा करना चाह रहे कि देश के अंदर सब कुछ एक ही मोदी जी को अडानी और अंबानी दिखते हैं, उनके थ्रू देश चलाना चाहते हैं। चुनाव भी उनके थ्रू करवाए जाएंगे, देख लेना आगे मशीनें भी वही बनाएंगे, उनके थ्रू लेबर भी उन्हीं की होगी, मैन पावर भी उनकी होगी, सारा कुछ उनके पास होगा। चलिए सर, समय मुझे इससे ज्यादा बढ़ने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी और नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में
शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का। लेकिन लगातार मसला में सवाल यही कि जिस तरीके से लोकसभा में बिल स्वीकार किया गया है उस पर सियासी जो हुंकार है वो विपक्षी दलों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से एक देश एक चुनाव पर सियासी घमासान है तो इसके क्या समाधान है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।